अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ फॉलो ऑन बचाने में कामयाब होगी या नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि दूसरे दिन का खेल जब खत्म हुआ तो पाकिस्तान ने 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर कर लिए थे। अब भी पाकिस्तान को 400 रन दरकार है फॉलो ऑन से बचने के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड ने अपनी पहली इनिंग में 431 रन स्कोर किए। केन विलियमसन ने शानदार बैटिंग की। कैप्टन नॉक विलियमसन की जानिब से 129 रन 23वीं सेंचुरी स्कोर की। विलियमसन, टेलर और के बाद जिस तरीके से हम निकोलस ने जिस तरीके की बैटिंग की थी, उसके बाद वॉटलिंग ने भी हमारी बॉलिंग की ज़बरदस्त वॉट लगाई और 73 रन स्कोर किए, जिसकी वजह से कीवी टीम 431 रन स्कोर करने में कामयाब हो गई। पाकिस्तान की बॉलिंग पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान ज़रूर दिखाई दिया, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी के अलावा दीगर बॉलर्स किस तरीके की बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए ये हम सब ने देखा। गो के यासिर शाह ने एंड में जाके 3 विकेटें ज़रूर हासिल कर ली, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन यासिर शाह से है, जिनका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो दिहाई के टॉप प्लेयर्स हैं उनमें शामिल किया है, जो नॉमिनेट हुए, तो फिर इसका मकसद है कि उनकी परफॉर्मेंस का मेयार बहुत अच्छा होगा। ज़ाहिर है उन्होंने फास्टेस्ट 200 विकेट्स हासिल की हुई हैं, लेकिन 200 विकेटें फास्टेस्ट हासिल करने के बाद यासिर शाह कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस फॉर्म में दिखाई नहीं दिए जिस फॉर्म में 200 विकेटें वो हासिल करके गए थे, और मुख्तलिफ जगहों पे जाके उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन उनसे थी उन पर पूरा नहीं उतर सके। बहुत सारे लोगों को शायद ये बात समझ में ना आए, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान का चैंपियन स्पिनर, जो इस वक्त मुल्क का टॉप स्पिनर करार दिया जाता है, वो भी उस तरीके की कारकर्दगी पेश नहीं कर पा रहा जो कौम या मुल्क उनसे एक्सपेक्ट कर रहा है। मोहम्मद अब्बास की बात कर लें तो शुएब अख्तर ने कल अपने प्रोग्राम में एक बात कही कि अब्बास क्या जॉय ट्रिप पे गए हुए न्यूजीलैंड, उन्हें परफॉर्म करना होगा वहां पर, सिर्फ आप आके गेंद छोड़ने के लिए आए हुए, आउट करेंगे तो फिर पाकिस्तान टीम को कामयाबी हासिल होगी। नसीम शाह वो भी उस तरीके से एक्सपेक्टेशन पर पूरे नहीं उतर पा रहे, खासे यंग बॉलर है। यहाँ पर वकार यूनुस की अपनी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान दिखाई देता है, जो फैमिली से मिलने के लिए इस टेस्ट मैच के बाद वतन वापस आ जाएंगे। उनकी फैमिली एक हफ्ते नहीं रुक सकती। वकार यूनुस नेशनल ड्यूटी छोड़ के आ सकते हैं। मैंने कल भी बात ये कही थी कि पाकिस्तान आर्मी के जवान पूरे साल जाके जो है वो नेशनल ड्यूटी जब कर रहे होते हैं तो बॉर्डर पर रह रहे होते हैं, तो अगर आप 7 महीने अपनी फैमिली से नहीं मिले थे तो आपकी ड्यूटी बहुत बड़ी है। आप पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इस मुल्क के करोड़ों आवाम के दिलों को जो है वो देख रहे हैं कि वो किस तरह इस खेल के साथ जुड़े हुए। आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है। क्या आपकी फैमिली एक हफ्ते नहीं रुक सकती थी? अगर उनकी फ़्लाइट है 17 तारीख को, जिसकी वजह से आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी परमिशन दे दी कि ठीक है आप पहले टेस्ट के बाद वापस आ जाएं, लेकिन फैमिली की फ़्लाइट तो एक हफ्ते आगे बढ़ाई जा सकती थी, क्योंकि आपका कॉज बहुत बड़ा है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें तो फिर ये कॉज बहुत बड़ा दिखाई देता है। फिर जिस तरीके से खिलाड़ी आपके हवाले से बातें कर रहे होते हैं, मोहम्मद आमिर आपके खिलाफ बात करते हुए दिखाई दे रहे होते, एक लाइन दिखाई देती है वकार यूनुस साहब के खिलाफ बात करने वालों की, शुएब अख्तर से स्टार्ट हो जाए, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद हफीज़ जो इस वक्त ज़बरदस्त फॉर्म में, इनको भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया, सरफराज अहमद, उमर अकमल, इसके साथ अहमद शहजाद, एक लाइन दिखाई देती है जिसकी वजह से प्लेयर्स डिस्टर्ब हुए वकार यूनुस की वजह से। खैर, वकार यूनुस खुद अपने बारे में बेहतर जज कर सकते हैं, 4थी मरतबा आ गए, उनको लगाने वाले बेहतर जानते हैं कि बगैर परफॉर्मेंस के हर दफ़ा वो आ जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीज़न तो ऐसा होगा कि जिसकी वजह से उन्हें सपोर्ट मिल जाती है, और उन्हें छुट्टी भी मिल गई नेशनल ड्यूटी से, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात दिखाई देती है। खैर, ये तमाम इशूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान की डोमेस्टिक टीम के हवाले से भी हमने तस्करा किया था। सिंध की सेकंड 11 ने जिस शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, मेन टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हुए, दैन उसके बाद जो है वो जो उनका ओडीआई टूर्नामेंट था उसमें भी पॉइंट्स टेबल पे बराबर रहे थे, सिर्फ रन रेट की वजह से सेकंड पोजीशन पे रहे। शानदार कारकर्दगी गुलाम अली साहब और उनके साथ ज़फ़र इकबाल चौधरी की रही। बासित अली साहब उस तरीके की कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके जो कि सिंध की मेन टीम के हेड कोच थे, और वो सिलेक्टर के फ़राइज़ भी अंजाम देंगे। वसीम खान के सिलेक्टर बनने पर भी बहुत सारी बातें चल रही हैं, बात करेंगे। ये तमाम इश्यूज़ हमारे शो में आज डिस्कस होंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक ऐसे क्रिकेटर जो नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, आज भी आलमी रिकॉर्ड है। कायदे आज़म ट्रॉफी के फाइनल में 350 रन की इनिंग खेली थी। किसी भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में इतनी बड़ी इनिंग आज तक
नहीं खेली गई। क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पे तो अब उनको पहचान ही गए होंगे। राशिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद इसरार भाई, थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपको इनवाइट करने का। जिस तरह मैंने आपको बात कही कि सिंध की सेकंड 11 की कारकर्दगी ज़बरदस्त रही। अगर इस टूर्नामेंट में हम देखते हैं, हम सिंध की ए टीम को भी क्रिटिसाइज आपके सामने कर रहे हैं, जो उनकी मेन 11 है कि जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सकी, लेकिन सेकंड 11 ने बहुत कुछ परफॉर्म करके दिखाया। उनके हेड कोच पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर गुलाम अली साहब हमारे साथ शो कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया नसीम, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारक हो आपको, थैंक यू, बहुत ही शानदार खेली, बहुत शुक्रिया, थैंक यू राशिद। गुलाम अली साहब, और कल आप कैद से आज़ाद हुए और आज हमारे साथ आके बैठे हुए हैं, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि क्वारंटाइन में रहे। क्रिकेट इस वक्त क्वारंटाइन में हो रही है। 5 महीने मुसलसल जो है, 4 महीने जो है वो मुसलसल खिलाड़ियों के साथ थे और उसके बाद अब इन्हें रिलीज़ किया गया। दरमियान में एक मौका मिला था जब PSL के मैचेस हुए थे, तो ये अपनी फैमिली के पास आए थे, उसके अलावा सारा टाइम वहीं गुजरा। गुलाम अली भाई, मैं आता हूँ ज़रा, आपके सीनियर हैं, दोनों एक ही डिपार्टमेंट से। बिल्कुल, मेरे मोहतरम राशिद भाई और हमारे सीनियर, और हमारे एक ही इदारे से हम खेले, और राशिद भाई से बहुत कुछ हमने सीखा और बहुत कुछ समझा इनसे, क्योंकि ये उस जमाने के प्लेयर हैं जिस जमाने में। तो बहुत सोबर हैं। सीखा नहीं, सोबर मैं आता हूँ गुल्लू भाई। राशिद भाई, फॉलो ऑन बचा लेंगे? इतना आसान नहीं है फॉलो ऑन बचाना। पहले तो उनको कल का जो पहला घंटा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। अगर वो घंटा इन्होंने विकेट बचाने के बजाय खेल लिया तब तो कुछ चांस है। और मेन जो हम डिपेंड कर रहे हैं रिजवान और अजहर अली पर, जो हमारे मेन बैट्समैन हैं। अगर रिजवान और ये दोनों कुछ पार्टनरशिप करते हैं तो तब कुछ चांस है कि 250 तक। राशिद भाई, फिर फवाद आलम कहाँ चले गए, हारिस सोहेल कहाँ चले गए? अगर रिजवान ही हमारे मेन बैट्समैन है तो नहीं, ये तो आप देखें ना, फवाद आलम बहुत कीपर बैट्समैन है। हम बात करें हमारे जो मेन बैट्समैन है, असल तो रोल उनका दिखाई देता है। अजहर यहाँ पर हैं, आपके पास हारिस सोहेल हैं, आपके पास फवाद आलम है, इनको पहले रेजिस्ट करना पड़ेगा। नहीं, पहले तो 1 डाउन तो अजहर अली आएंगे ना, उसके बाद हारिस सोहेल आएंगे। 1 डाउन तो खैर अब्बास को उन्होंने नाइट वॉचमैन भेज दिया है। हाँ, नहीं, अभी इसके बाद अजहर अली और फिर फवाद आलम, और ये क्योंकि काफ़ी अरसे बाद ये खेल रहे हैं ना, इंग्लैंड में भी इन्होंने एक टेस्ट खेला तो काफ़ी गैप आ गया है, तो ये लंबा इनिंग ज़रा मुश्किल से होगी इनकी। हालांकि इन्होंने साइड मैच में 140 किए हैं, जिसकी वजह से इन्हें टीम में शामिल किया गया। मगर अब देखना ही है कि अब पहले तो ये पहले 50 रन के करीब तो आए पहले, बिल्कुल सही बात। लंबी इनिंग खेलेंगे, फिर लंबी इनिंग की बात करेंगे। गुलाम अली साहब, क्या लग रहा है वैसे आपको, जिस तरीके की बॉलिंग उनकी खेल रही है? 20 ओवर सरवाइव किया और 1 विकेट हमने गंवाई, तो नया बॉल हमने काफ़ी हद तक यूटिलाइज ज़रूर कर लिया। जैसे राशिद भाई ने बात की, कल पहला घंटा बहुत अहम है, तो ये भी कहीं ना कहीं अहम चीज़ पाकिस्तान के लिए है कि 20 ओवर गेंद पुराना हो गए। रसीम, देखें, मुझे आई एम श्योर कि मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो स्क्वायर है, ये नेशनल स्क्वायर नहीं है, और ये जो हम कहते हैं कि जो पिच रग्बी भी होती है, इनके अंदर मुख्तलिफ गेम्स हो रहे हैं। इस पिच पे अगर आप देखें तो इनिशियल थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन उसके बाद बैटिंग के लिए थोड़ी आसान होती चली जाती है इस तरह की पिचेस। अब सवाल ये है कि हम जिस बॉलिंग के अगेंस्ट खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड की कोचिंग का जो एक लेवल है बहुत अब टॉप लेवल पे चला गया है। उनकी जो जिसे प्लेयर हंटिंग जिस तरह कह रहे हैं, और जो प्रिपरेशन होती है उनकी, वो अब दुनिया की नंबर 2 टीम है इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में। और बड़ा काम किया है न्यूजीलैंड की मैनेजमेंट ने, और एक पूरा टीम वर्क नजर आया जो हम गुज़िश्ता 3-4 सालों में उनकी जो एक ग्रोथ देख रहे हैं उनकी टीम की, ब्रेंडन मैकलम से लेकर के और अब तक की जो केन विलियमसन तक की जो का सफ़र रहा है, तो वो सफ़र अब तक उनका जारी है और क्वालिटी क्रिकेट खेल रहा है। ख़ास तौर पे अपने सरफेसेस पे बड़े एक्सपर्ट हैं और बड़ी मजबूत प्लानिंग के साथ वो लोग क्रिकेट खेलते हैं, जहाँ पे मैं समझता हूँ कि उनका एक जो रोल डिफाइन है, उस रोल को हर प्लेयर फुलफिल करने के लिए अपनी पूरी एफर्ट करता है, क्योंकि बैकअप में उनके पास अगर आप देखें एक लाइन लगी हुई है प्लेयर्स की। खास तौर पे अगर फास्ट बॉलिंग की अगर बात करें तो काफ़ी फास्ट बॉलर इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम से बाहर है, लेकिन जो बाहर है वो भी क्वालिटी हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान की जो टीम है
उसको मैं समझता हूँ फॉलो ऑन आराम से बच सकता है, बल्कि फॉलो ऑन किया, क्योंकि अब पिच एज कम्पेयर टू फर्स्ट डे थोड़ी बेहतर होगी, और उसमें यह है कि पाकिस्तान के एक प्लेयर को पेन लेना पड़ेगा और एक सेंचुरी स्कोर करनी है, जो आपकी टॉप बैटिंग ऑर्डर है। अगर एक प्लेयर 100 करेगा तो आप आराम से न्यूजीलैंड के इस टोटल के करीब तक जा सकते हैं, फॉलो ऑन तो बच ही क्योंकि जाएगा फिर। असल बॉल नया बॉल खेलना था, जैसे कि आपने बताया, और शाम के टाइम नया बॉल खेलना, राशिद भाई भी ओपनर थे, इतना आसान नहीं होता जब आपकी इनिंग इस वक्त शुरू होती है कि दिन का अख्ताम हो और आपको नया बॉल खेलना पड़े, तो बड़ी एक जिसे कहते हैं ना कि आपको मेंटली टफ होना पड़ता है, उस वक्त सर्वाइव भी करना होता है आपने और रन्स भी स्कोर करने होते हैं। तो ये इस बात की निशानदेही है कि विकेट अब बेहतर हो रही है। अब मसला ये आएगा कि पेन कौन लेगा। अब जो बैटिंग ऑर्डर है, अजहर अली बहुत एक्सपीरियंस है, फवाद आलम नो डाउट की एक्सपीरियंस बहुत है। अभी तक तो रिजवान ही पेन ले रहे हैं, या मिसबाह ले रहे हैं, रिजवान ले रहे हैं। नहीं, रिजवान की अच्छी बैटिंग हुई है अभी, ये T20 में जबरदस्त तीसरे मैच में बैटिंग कर ली उन्होंने। उसके अलावा हारिस सुहेल हैं जो कि पाकिस्तान टीम का काफी अच्छे से हिस्सा है। तो अब डिलीवरी का टाइम आ गया, डिलीवर करना है इन प्लेयर ने, और देखते हैं अब डिलीवर कौन करेगा। बिल्कुल, डिलीवर कौन करेगा। राशिद भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल दिखाई देते हैं, लेकिन गुलाम अली साहब ने जैसे बात की कि 20 ओवर पुराना गेंद हो गया, और दो सवाल है। एक तो ये कि 20 ओवर पुराने गेंद के बाद पाकिस्तान के लिए बैटिंग करना क्या कुछ साजगार माहौल में हो जाएगा। नंबर 2, जो पिच पहले दिन खेल रही थी, जिस तरीके का पाकिस्तान क्रूशल टॉस जीत गया था, जो इनिशिएटिव हमें हासिल करना चाहिए था, हमने 222 करवा दिए थे कल और सिर्फ 3 आउट किए थे, हम आउट नहीं कर सके थे, कैचेस भी हमने ड्रॉप कर दिए थे। क्या पिच थोड़ा सा आसान हो रहा है? जो कल पहले दिन खेल रहा था, आज दूसरे दिन ऐसा लग रहा था कि इतना डिफिकल्ट नहीं। पिच अब काफ़ी बैटिंग के लिए साजगार है, ठीक है। और हमारे जो बैट्समैन हैं उनको चाहिए विकेट पर स्टे करें, बजाय उल्टे सीधे कोई शॉट ना खेलें। सिर्फ हमें अपने आप को अप्लाई करना है। अगर हम सही तरह विकेट पर स्टे करते हैं और कोई गंदा शॉट नहीं खेलें, तो हम फॉलो ऑन भी बचा सकते हैं, और हम 350 तक अपनी टीम का जो रन है वो ले जा सकते हैं। क्योंकि 350 से कम अगर आपने किया तो फिर बहुत मुश्किल है टेस्ट मैच बचाना। मैच डिफिकल्ट, क्योंकि उनकी लीड फिर 100 से ऊपर चली जाएगी। तो जैसे गुलाम अली ने कहा, एक आदमी को सेंचुरी करनी पड़ेगी, और 2 जो नीचे वाले हैं ना, फवाद या हारिस सुहेल और रिजवान, 50 करें, 2-2 अच्छा 50 करें, तो आपका टोटल वैसे ही 350 पे चले जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप विकेट थ्रो नहीं करें। जब आप पहले 25 रन जो है इस 5 डे क्रिकेट में, पहले 25 रन बहुत डिफिकल्ट होते हैं, उसके बाद जो है फिर आसान होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप 50 और फिर उसके बाद 70 और 100 की तरफ जाते हैं, तो और बैटिंग मेरे हिसाब से पिच जो है वो अच्छी बैटिंग में लग रही है अब थोड़ी सी, यानी कि पाकिस्तानी के बैट्समैनों को इतनी मगर ये भी आपको ऐड कर दूं कि उनकी जो बॉलिंग है ना वो बहुत एक्सपीरियंस है, और वो पुराना गेंद ज़्यादा अच्छा करते हैं, खास तौर पर सूदी और ये जो है सूदी तो नहीं है, लेकिन जेमसन, जेमसन आ गए यहाँ पर। सऊदी की बात कर रहे हैं, सऊदी की बात कर, सऊदी है। वैगनर भी बड़ी अच्छी, वैगनर भी अच्छी कर रहे हैं, मगर जेमसन जो है ना वो 6 फीट 7 इंचेस हाइट है। हाँ, तो वो जो ऊपर से लाते हैं ना गेंद अंदर, तो वो थोड़ा LBW का चांस ज्यादा है। तो हमारे तो उनको बहुत भी इतनी हाइट नहीं है, हमारे तो बिल्कुल मासूम। बिल्कुल, बस एक इरफान थे। तो हमारी टीम मैनेजमेंट तगड़ी दिखाई देती है, प्लेयर तो सारे मासूम है। बस टीम ही मैनेजमेंट ही तगड़ी है, बाकी टीम तो हमारी काफी हल्की है। क्योंकि जब तक वकार यूनुस और ये लोग है ना वन साइडेड सिलेक्शन करेंगे, तो ये इस वजह से हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम पूरी अपनी दिल से जो ना सही टीम सेलेक्ट करें और सही लड़कों को चांस दें। क्योंकि आप राइट टाइम पर अगर लड़के को नहीं खिलाएंगे तो लड़के तो फिर ये है कि बर्बाद हो रहे हैं ना। बिल्कुल सही बात है। आप देखें ना, कराची का सईद बिन नासिर एक लड़का था, अभी वो 31 का भी नहीं हुआ है। पहले 2-3 साल पहले टीम में आपने रखा, 14 में आ गया, तो उसको चांस देना चाहिए। 31 क्रॉस कर गया है। नहीं तो मिसबाह ने तो 32 में शुरू किया ना। तो फर्क क्या पड़ता है। हाँ, ये बात है, लेकिन उतनी फिटनेस, और फिर सबसे बड़ी चीज़ बैटिंग एक ऐसी चीज़ है। आप दोनों बैट्समैन हैं, गुलाम अली साहब, हफीज़ ने ये बात साबित की। यूनुस खान के आप आखिरी 5 साल के रन उठा के देखें, मिसबाह के आखिरी 5 साल के रन उठा के देखें, जितनी उम्र बढ़ती है उतनी मेच्योरिटी आती है। अगर आप फिट हैं तो फिर बैट्समैन को ज़्यादा जो है वो आसानी होती है। आप एग्री करेंगे इस बात से? बिल्कुल। देखिए, बैटिंग जो है वो ये क्रिकेट में आप जो भी शोबे देख लें, एक्सपीरियंस जो आप होते जाएंगे, आपका परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर आता जाएगा, अगर आप क्वालिटी प्लेयर हैं तो। और फिटनेस मेंटेन की है। जी, अगर आप क्वालिटी प्लेयर नहीं है, जी, अगर आप क्वालिटी प्लेयर नहीं है तो फिर आपका एवरेज परफॉर्मर होते हैं आप, ठीक है ना, आप रिक्वायरमेंट पे खेलते रहते हैं बस। लेकिन एक्सपीरियंस होने के साथ साथ आपको टीम का बोझ उठाना होता है, आपको चैंपियन प्लेयर बनना पड़ता है, प्रो बनना
बनना पड़ता है। जैसे राशिद भाई ने भी बड़ी क्रिकेट खेली होगी इंग्लैंड वगैरह में, तो प्रो प्लेयर होता क्या है, जो प्रो प्लेयर होता है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिलीवर करता है। तो पाकिस्तान में भी आपको प्रो प्लेयर बनने पड़ेगा, पाकिस्तान को उठाने के लिए, पाकिस्तान को संभालने के लिए। जिस तरह हम केन विलियमसन की बात करें, वो प्रो प्लेयर है, अपने गिर्द उसने पूरी टीम खिलाई, 350 हुए, 129 उसने किया और टीम 4.5 तक चली गई, 450 तक चली। तो आपको प्रो प्लेयर जब तक आप नहीं बनेंगे, आपकी टीम लिफ्ट नहीं करेगी। आप दुनिया की जितनी भी टॉप टीम उठा के देखें, प्रो प्लेयर बनने के लिए कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा एक ब्रेक ले रहा हूँ मैं। एक सवाल आपसे ये है कि गुलाम अली साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि प्रोफेशनल प्लेयर का अंदाज आपके अंदर आना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आ पा रहा? हमने इतनी तगड़ी टीम मैनेजमेंट बिठाई है, मिसबाह उल हक, यूनुस खान, वकार यूनुस, पहले मुश्ताक भी साथ में थे, फिर भी प्रोफेशनल माहौल क्यों नहीं आ पा रहा? लोग कहते हैं कि खिलाड़ी इंजॉय नहीं कर रहे हैं। जब तक इंजॉय नहीं करेंगे तो फिर शायद क्रिकेट को उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। इंजॉय क्यों नहीं कर पा रहे? क्या इसमें टीम मैनेजमेंट का कोई रोल है? क्या वो उस अंदाज से उन्हें एतमाद नहीं दे पा रही कि वो इंजॉय करें अपनी क्रिकेट को और खेलें? कहीं ना कहीं खिलाड़ियों में एक खौफ भी ज़रूर पाया जाता है कि अगर मैं इस मैच में परफॉर्म नहीं करूँगा तो फिर मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा। क्या ये एतमाद की भी कमी है? खिलाड़ी अपने लिए खेलता हुआ दिखाई दे रहा है, टीम के लिए नहीं खेल रहा, जो बहुत सारे लोग क्रिकेट पंडित बात कर रहे हैं। बात करूंगा इस पर एक ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेल रही है। 431 रन स्कोर कर दिए न्यूजीलैंड ने। पाकिस्तान ने 30 रन पर 1 विकेट गंवा दिए। क्या फॉलो ऑन बचाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे? पाकिस्तान के चैंपियन स्पिनर यासिर शाह, जिनकी कारकर्दगी का ग्राफ शायद थोड़ा सा नीचे की जानिब है, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, ये यासिर शाह को भी सोचना होगा, टीम मैनेजमेंट को भी सोचना होगा, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन आपसे थी वो उस तरीके की दिखाई नहीं दे रही हैं यासिर शाह से, कि जिस अंदाज से उन्होंने स्टार्ट किया था 200 फास्टेस्ट विकेट्स, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में आज उन्होंने क्या कहा, पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से क्या कहा, जरा सुन लेते हैं। शान मसूद अनलकी रहा, क्योंकि जिस तरह वो आउट हुआ है तो वो इनको अनलकी कहते हैं, लेकिन हम जिस तरह विकेट खेल रहे हैं, जिस तरह बॉल आ रहा है, जिस तरह आबिद खेल रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारे बैट्समैन अच्छे रन्स करेंगे इस विकेट पे। देख लेंगे जिस तरह उन लोगों को अगर रन्स नहीं मिल रहे थे तो वो विकेट पे स्टे कर रहे थे, मतलब अच्छे बॉल भी हो रहे थे और वो विकेट पे ये था कि टाइम गुजार रहे थे। तो हमें हमारी कोशिश यही है हमारे बैट्समैनों की कि जितना ज़्यादा टाइम हम विकेट पे लेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें न्यूजीलैंड की कंडीशन है और ग्रीन विकेट था शुरू में, तो फास्ट बॉलर अच्छे बॉलिंग कर रहे थे, तो हमारे स्पिनर्स का यही काम होता है जहाँ पे ऐसी विकेट आती है तो हम फर्स्ट इनिंग में उसको सपोर्ट करते हैं फास्ट बॉलर्स को। तो मैंने वही किया और उसमें अच्छी बॉलिंग भी हुई और अल्लाह ताला ने आउट भी करवा दी थी। ये कि अगर पैसेस बन दें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख ले तो पहले 2 दिन तो कुछ भी नहीं हुआ, जिस तरह उस तरह ब्रेक शेक नहीं हो रहा था। तो अभी जिस तरह टेस्ट क्रिकेट होता है तो 30 दिन के बाद ही स्पिनर्स का काम शुरू होता है, तो यहाँ पे भी इस तरह यहाँ पे पैचेस बनेंगे अभी और स्पिनर्स का काम हो गया इसमें। इतने खुले रन्स नहीं दिए क्योंकि 2 दिन हमने बॉलिंग की और 145 ओवर्स हमने किए, जिसमें उन लोगों ने 400 रन्स तो किए है, लेकिन हम लोगों ने उस तरह खुले रन नहीं दिए, उस तरह वो नहीं किया कि हम लूज बॉलिंग करें। अगर हमें विकेट नहीं मिल रही थी तो हमारे फास्ट बॉलर एक जगह पे बॉल कर रहे हैं। ये होता है, अगर टेस्ट क्रिकेट आप देखें तो उसमें आप कैच ड्रॉप भी करते हो, पकड़ते भी हो, लेकिन हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अभी फील्डिंग की। यासिर शाह को आपने सुना, यासिर शाह भी यही कह रहे हैं कि हमारे ज़रा बैट्समैनों को थोड़ी सी जिम्मेदारी लेना होगी। इस पर तो बात करेंगे, लेकिन यासिर शाह की अपनी कारकर्दगी, गुलाम अली साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या वो जो एक्सपेक्टेशन यासिर शाह से बन गई थी एज ए टेस्ट फास्ट बॉलर और पाकिस्तान का नंबर 1 स्पिनर, सईद अजमल रहमान के जाने के बाद फिर इन्होंने जो है वो जगह संभाल ली थी, तो क्या यासिर शाह अब भी उस अंदाज से गेंदें कर रहे हैं? कहते हैं पिच उनके मतलब की नहीं है, तो शेन वॉर्न को तो किसी पिच की ज़रूरत नहीं होती थी, या जो चैंपियन स्पिनर होते थे वो इस पिच के मोहताज नहीं होते थे, वो अपने आप को एडजस्ट कर लिया करते थे कि अब मैंने करना क्या है। तो यासिर कर नहीं पा रहे हर जगह पे। लेकिन नसीम, हमने सैकड़ों प्रोग्राम किए बॉलिंग के हवाले से, यासिर शाह पे भी किए। रियलिस्टिक होना पड़ेगा थोड़ा सा कि यासिर शाह और शेन वॉर्न का कंपैरिजन अगर आप करें तो नंबर ऑफ विकेट्स के हिसाब से जिस तेजी से उन्होंने लिया था ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर यासिर शाह की बात करें तो यासिर शाह को थोड़ी सी हेल्प ज़रूर चाहिए होती है पिच से। अगर कहीं पे गेंद 175 प्लस विकेट तो उनकी एशिया में, शारजा में, इधर दुबई में। वही कह रहा हूँ कि जहाँ पे यासिर शाह एक्यूरेट, अगर आप बात करें एक्यूरेसी उनकी अच्छी है,
वेरिएशन अगर कहें तो वेरिएशन में अगर मैं शेन वॉर्न से कंपैरिजन करूं तो वेरिएशन में नो डाउट कि शेन वॉर्न कहीं आगे थे वेरिएशन में। वे शेन वॉर्न हर टाइप ऑफ सरफेस पे जो है वो इफेक्टिव होते थे, लेकिन हमने यासिर को देखा है, यासिर को थोड़ा सा हेल्प चाहिए होती है पिच से, जहाँ बॉल हल्का सा ग्रिप करे या थोड़ा सा ड्राई हो और सरफेस पे जो टर्न मिल रहा हो आपको, तब यासिर शाह बड़े डेंजरस हो जाते हैं। इनकी थोड़ी गुगली भी जरा वीक है जरा। हाँ जी, तो कादिर की गुगली होती। अभी लाता हूँ आपके पास यासिर का सवाल जी। तो यासिर के पास वो वैरायटी जो अब्दुल कादिर के पास या शेन वॉर्न के पास थी, जो शेन वॉर्न का जो गेंद ड्रिफ्ट होता था, उसके बाद एक स्क्वायर टर्न होना शेन वॉर्न का जो था खासा था, जो कि हर सरफेस पे आपको मुश्किल करता था। लेकिन नो डाउट कि यासिर शाह की बड़ी परफॉर्मेंसेज है, विनिंग परफॉर्मेंसेज अगर यासिर की देखें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यासिर को एक सपोर्ट चाहिए थी पिच से, जहाँ वो टीमों को आउट करने में कामयाब होते हैं। मे बी कि पाकिस्तान अगर अच्छा यहाँ पे एक स्कोर करता है तो विकेट की कंडीशन वो हो जाए जहाँ यासिर दूसरी इनिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। तो अब देखना है कि यासिर अपने आप को किस तरह कोप अप करते हैं अगली इनिंग में न्यूजीलैंड को आउट करने के लिए। मैं समझता हूँ यासिर का और नसीम शाह का बहुत रोल होगा, क्योंकि नसीम अपनी पेस की वजह से थोड़ा सा, और जो रिवर्स स्विंग नसीम करते हैं वो सेकंड इनिंग में इन दोनों पे मैं समझता हूँ ज़्यादा शाहीन शाह और नसीम शाह और यासिर शाह का बहुत रोल होगा। अब्बास को हम देखते हैं कि जी हाँ, अब्बास जो है वो थोड़ा सा कंडीशन के बॉलर हैं, उनकी अब वो पेस भी नहीं है इतनी, और मैं समझता हूँ कि कह रहे हैं अपना जॉय ट्रिप घूमने फिरने नहीं गए भाई, परफॉर्म करो। नहीं, अगर देखें आप गुज़िश्ता एक आध साल पहले अगर अब्बास की बॉलिंग थी तो 130 प्लस 135 के करीब गेंद करते थे, 120 के अंदर आ गए। हाँ, तो अब इतनी पेस पे ये रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि इतना आसान नहीं है बैट्समैन, खास तौर पे जो क्वालिटी टीम के अगेंस्ट आप खेल रहे हो तो इतना आसान नहीं होगा। तो यहाँ पे अब सेकंड इनिंग में जो रोल आपको नजर आ रहा है वहाँ पे नसीम शाह, आपका यासिर शाह और शाहीन शाह अफरीदी, इनका बड़ा रोल होगा, क्योंकि इनकी पेस है, इनको स्विंग है, रिवर्स स्विंग आता है इनको करना, यासिर शाह को टर्न करनी आती है इस तरह की सरफेस पे जहाँ थोड़ी हेल्प मिल रही हो। तो पाकिस्तान को अब चाहिए कि एक बैटिंग लंबा करें, फिर अंडर प्रेशर न्यूजीलैंड को ला सकते हैं अपनी इन बॉलिंग के जरिए। अगर सेकंड इनिंग आई तब न्यूजीलैंड की, हाँ ये भी बड़ा सवाल है कि मैंने ये कहा कि पाकिस्तान को अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, पहले बैटिंग करनी पड़ेगी। वैसे यासिर शाह के हवाले से हम बात कर रहे थे, क्योंकि अब उस्मान कादिर भी तैयार हो गए और उस्मान कादिर को भी जो है वो बड़ी बैकिंग दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि सब बात कर रहे हैं, और परफॉर्म भी कर रहे हैं। T20 में परफॉर्म करना इतना आसान नहीं है। उस्मान कादिर का फ्लिपर भी है, फ्लिपर है, उसका अंदर गेंद आ रहा है, और उसका अच्छी लाइनल लेंथ है। तो कहीं ना कहीं ये क्रिकेट के लिए अच्छा भी है कि यासिर के ऊपर भी कोई एक बंदा आ गया ये जरूरी है, है परफॉर्म करो। बैकअप जो है आपको बहुत जरूरी है। अब देखें, एक राइट आर्म लेग स्पिनर से आप खेल रहे हैं तो ना आपने ऑफ स्पिनर खिलाया तो कम से कम होगा तो खिलाएंगे, मुल्क में है तो, मगर ये खिलाते नहीं है ना। अच्छा ऑलराउंडर इनको मिल नहीं रहा पूरे पाकिस्तान में, ये इतने नहीं मिल रहा। 20-20 मैचेस पूरा डोमेस्टिक खेल के आ रहे हैं। पूछे इनसे, मुझे एक कासिम लड़का दिखाई दिया है, कोई ऑफिस में नहीं कर रहा था, जाहिद लड़का था, इतना अच्छा है वो। ले जाहिद तो लेग ब्रेक है ना सर, कोई बात नहीं, 2 लेग ब्रेक खेल सकते हैं। गोरों के खिलाफ आप याद रखें हमेशा लेग स्पिन पर बहुत वीक रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, हमेशा लेग स्पिन पर ये थ्रू आउट आप ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसा मुकाबला करती है ये तो हम देखेंगे 2 दिन के बाद। ये नहीं कह सकते कि मैच का रिजल्ट क्या होगा, लेकिन पहले दिन जो टॉस जीतने के बाद इनिशिएटिव मिल गया था पाकिस्तान टीम को डिफिकल्ट पिच पे कंडीशन में, वो हमने ज़रूर गंवा दिया था। लेकिन अब हम बैटिंग कैसी करते हैं, फॉलो ऑन बचाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये देखा जाएगा। कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट पे बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। गुलाम अली साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी सेकंड 11 ने शानदार परफॉर्म किया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही गुलाम अली साहब की। जफर इकबाल चौधरी और आपका कॉम्बिनेशन जो पुरानी दोस्तियां थी उसमें बहुत फ़ायदा पहुंचाया शायद आपको। बिल्कुल, हमने क्रिकेट काफ़ी साथ भी खेली है और काफ़ी टाइम गुजारा है। माइंडसेट तकरीबन एक जैसा था और जो क्रिकेट की एक अंडरस्टैंडिंग है उसमें काफ़ी करीब थे हम दोनों। तो बड़ा मज़ा आया ज़फ़र के साथ काम करके, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि हम दोनों एक ही तरीके से सोच रहे होते थे, या जो हमारी प्लान होता था वो ऑलमोस्ट एक ही पेज पे होते थे हम। तो और फिर उसके अलावा न सिर्फ ज़फ़र इकबाल बल्कि हमारे एनालिस्ट, ट्रेनर और हमारे फिजियो ने भरपूर अपना रोल प्ले किया। एक पूरा टीम वर्क था
प्लेयर्स के साथ साथ जो मैनेजमेंट का था, एक हर किसी का अपना अपना रोल था और उस रोल को मैं फिजियो को ज़रूर कहूँगा क्योंकि काफ़ी लंबे दौरान का ये सीज़न था और उसने तमाम प्लेयरों को खेलने के काबिल बनाया। काफ़ी इशूज़ रहे, कभी किसी का कोई मसल पुल हो जाना, कभी कुछ हो जाना, तो बड़ा प्रोफेशनल अंदाज में उन्होंने भी काम किया। फिजियो ने, ट्रेनर ने बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ों को मॉनिटर किया कि प्लेयर जो है साथ साथ अपनी फिटनेस को भी मेंटेन रखें ड्यूरिंग सीजन और कोई ऐसा इशू ना आए जहाँ पे प्रॉब्लम है। फिर मार्किंग की गई कि किस किस लड़के को कहाँ कहाँ जो है आगे काम करने की ज़रूरत है फिटनेस पे। इसी तरह एनालिस्ट ने हर वो चीज़ प्रोवाइड की जो खेल से मुतालिक उनके खामियां और खूबियां थी ताकि प्लेयर देखते और उसको अपने ऊपर सोचते, काम करते ड्यूरिंग सीजन और फिर अप्लाई करते। तो वो काफ़ी एक टीम वर्क था जो कि मुझे बहुत मज़ा आया। आपका टीम वर्क वैसे वाकई अच्छा रहा। मैं अगर एक बात देखता हूं कि आपकी और जफर इकबाल की परफॉर्मेंस अच्छी रही, बासित अली की परफॉर्मेंस अच्छी क्यों नहीं रही? जाहिर है आप एक कोऑर्डिनेशन तो आपका रहता ही था, आपने लड़के उनको देने होते थे, आप तो लड़के भी उनको फीड कर रहे थे कि अच्छा यहाँ से जो अच्छा है आप ले लें, हम आपको देंगे। जाहिर है काम यही था आपका, लेकिन इसके बावजूद कि आप तैयार करके लड़के भी दे रहे थे, फिर भी बासित अली की परफॉर्मेंस अच्छी क्यों नहीं रही और आपकी परफॉर्मेंस क्यों अच्छी रही? दोनों सिंध के। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो एक शुरू में जो बासित की शटल टीम थी ना, जिसमें सरफराज कप्तान थे, वहाँ फवाद आलम मेन परफॉर्मर उनकी बैटिंग के, आसिफ शफीक नो डाउट अभी हैं, इसी तरह आपके सुहेल खान टीम से गए लड़के नहीं गए हैं, हमारे नहीं गए, जरूर गए हैं, लेकिन जिस वक्त वो लोग थे उस वक्त भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। गुलाम अली साहब, देखिए जरूर ये है कि मैं आपको अभी निकाल देता हूँ, जब वो ये थे तब भी अच्छी नहीं थी। नसीम, जैसे कि मैंने कहा कि बासित की अगर हम पास परफॉर्मेंसेस देखें एज ए कोच डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो अगर आप देखेंगे तो वो मैं यही जानना चाह रहा हूँ क्योंकि बासित भाई इज अ क्रिकेटिंग ब्रेन, इसमें कोई शुबा नहीं है। मैं जितनी उनकी तारीफें लोगों से, क्रिकेट के हलकों से सुनी है, वो क्यों नहीं डिलीवर कर सके उस तरीके से? ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर एक दफ़ा फेलियर हो जाए आपका तो आप ख़राब हो गए हो। मैं यही बार बार समझाना चाह रहा हूँ कि एक आदमी जो प्रूवन है उससे कभी ख़राब भी हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल ख़राब हो गया वो। तो कहने का मकसद ये है कि लड़कों का इंटरेस्ट उतना था या नहीं था। मेरा सवाल ये है कि सीनियर टीम में जब लड़के बाहर हो जाते हैं, जगह नहीं मिल रही होती है टीम के अंदर, पता चल रहा है कि मैं नहीं आऊँगा, असद शफीक बाहर बैठे हैं, सरफराज बाहर बैठे, तो वो क्या कोच को उनको तैयार करना, उनको लड़ाना क्या डिफिकल्ट हो जाता है? देखिए, अगर आप बात करें फर्स्ट 11 की तो वहाँ पे तमाम के तमाम वो प्लेयर खेल रहे हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट डोर को नॉक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उन प्लेयरों को अगर मैं कहूँ कि कोच के कहने पे तैयार होना पड़ेगा या कोच कहेगा तो तैयार होंगे। कितने कोच के कितने जो है वो ऐसे हैं जो नॉक कर रहे हैं? देखिए, वहाँ पे अगर देखें सऊद शकील आपके साथ खेल रहे हैं, शर्जील खान है, आप थोड़े दिन के बाद सऊद शकील भी चले जाएंगे यहाँ से छोड़ के, जैसे समी असलम। देखिए ना, उसके अलावा आपका आसिफ शफीक जो कि इस वक्त ड्रॉप हुए हैं, मीर हमजा जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान। समी असलम आपको बता दूं बहुत अच्छे ओपनर थे। जब 8 साल पहले उन्होंने इंग्लैंड का टूर किया तो ये जो हमारे अब प्रेजेंट ओपनर्स हैं इनसे अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, मगर आप देखें उसको सेकेंड 11 में इन्होंने रखा इस बार, जिसकी वजह से वो छोड़ कर चले गए हमारे का। नदीम खान जो है ना, खुर्रम मंजूर आपके बीच में नहीं थे टीम के साथ, अगर आपने देखा तो एक जो कॉम्बिनेशन इनिशियली जो बना था, मैं समझता हूँ वो बीच में जो बिखरा है ना, तो वो थोड़ा सा अनसेटल जो हुआ है मामला, तो मेरे ख्याल है उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई है। बड़े हाईली आपके ख्याल में राशिद भाई, अगर किसी सेकंड 11 की परफॉर्मेंस अच्छी हो और उसकी मेन 11 की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो, तो जहां नदीम खान साहब बड़े अच्छे अंदाज से हाई परफॉर्मेंस सेंटर को रन कर रहे हैं, खासकर जो उन्होंने एक चीज़ रखी कि 400 रन करोगे तो 5 इजाफी पॉइंट मिलेंगे ताकि माइंडसेट चेंज हो। 480 कल किए KPK ने, मुझे अच्छा लगा कि वो 380 किए एक दिन में 400 करते तो आपको 5 इजाफी पॉइंट मिलते। तो ये बड़ी चीज़ें वो चेंज करके लाएं ताकि हमारी क्रिकेट का माइंडसेट बदले। वहीं पर ही उन्होंने एक चीज़ ये कही थी कि वो कोचेस की परफॉर्मेंस को देखेंगे। तो अब अगर गुलाम अली साहब की परफॉर्मेंस बेहतर दिखाई देती है तो क्या गुलाम अली साहब को अब फर्स्ट 11 की जानिब लेकर आए, बासित अली साहब को सेकंड 11 की जानिब लेकर आए? मेरा आपसे सवाल है ताकि जो रिवार्ड है कोचेस को भी अंदाजा हो जाए कि देखो आप भी रेलीगेट हो सकते हो जिस तरह प्लेयर्स रेलीगेट हो रहे हैं। सिर्फ ये बासित अली और गुलाम अली साहब के लिए नहीं है, मैं तमाम उन 6 टीमों की बात कर रहा हूं कि जिनके हेड कोचेस परफॉर्म नहीं कर सके, जैसे फैसल इकबाल बलूचिस्तान परफॉर्म नहीं कर सकी। अगर उनकी सेकंड 11 की परफॉर्मेंस बेहतर है तो क्या अगर ये चेंज करेंगे तो क्या कोचेस को भी एक कंपटीशन नजर आएगा कि नहीं जी परफॉर्म करना है? नहीं, ये बहुत अच्छा आइडिया है कि जो भी परफॉर्म कर रहा है चाहे वो सेकंड 11 का हो या फर्स्ट 11 का, तो इसको प्रोमोट करना चाहिए ना। और मुझे बहुत उम्मीद है कि नेक्स्ट सीजन में गुलाम अली भी नंबर 1
फर्स्ट 11 के First साथ 11 के साथ। बासित अली साहब सेकंड 11 में। अब कोई बुराई नहीं है, हाँ, कोई बुराई नहीं बासित अली साहब यंगस्टर्स को भी सिखा सकते हैं। बासित अली इस मुल्क का बहुत बड़ा नाम। मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए उस टीम की परफॉर्मेंस के खराब होने के रीजंस मैंने आपको बता दिए कि जहां पर लड़के पता चलता है कि कराची से लड़का ही नहीं आ रहा पाकिस्तान टीम में, तो वो क्या उनकी मोटिवेशन होगी? उस टीम को मोटिवेट करना बड़ा डिफिकल्ट होगा। इन्होंने परफॉर्मेंस ले ली, बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम कि किया। मैं आप तो सारे इनको सिंध के बच्चे फिर से थे। मुबारकबाद पेश करता हूँ गुलाम अली ना। कि आजम खान जफर को साहब आपने और- खिलाया। आजम खान ने अभी जाके लंका प्रीमियर लीग के लिए भी जबरदस्त परफॉर्म किया। जो पावर हिटर की बात कर रहे हैं हम, खासकर T20 फॉर्मेट के अंदर, नीचे से हमें नहीं मिल रहा है पावर हिटर। आजम 3 पे भी खिला सकते हो, 5 पे भी खिला सकते हो, 6 पे भी खिला सकते हो। पुराना गेंदों नया गेंदों बाहर फेंकने की सलाहियत रखते हैं। आने वाले वक्त में आजम को आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सेटअप में, स्पेशली इन T20 क्रिकेट, वाइट बॉल क्रिकेट? लेकिन नसीम, मेरे पास जो जितनी भी अपॉर्चुनिटी थी प्लेयर्स को खिलाने की, सबको मैंने कोशिश की कि उनको मौका दिया जाए और उनका पोटेंशियल शो किया जाए कि वो कितने पोटेंशियल वाले हैं। आजम खान मेरे पास थे और उनको खिलाने का एक मकसद था कि जिस तरह की पिचेस थी, यहाँ पे बैटिंग इतनी आसान नहीं थी, काफ़ी टर्न हो रहा था बॉल, गेंद आपका अनप्लेबल कई दफ़ा स्पेल हुए बॉलर्स के। तो आजम खान एक जिस इस मोड में क्रिकेट खेल रहे हैं, वो क्रिकेट को जितना एंजॉय कर रहे हैं, तो उनको खिलाने का मकसद था कि उनकी जो शॉट सिलेक्शन है, अगर 3 डे खेलते हैं या 4 डे खेलते हैं, तो उनकी बैटिंग में एक टेम्परामेंट आए, शॉट सिलेक्शन और कंपोज हो उनका, ताकि वो T20 खेलें या 1 डे खेलें, लंबी बारी लें। हाँ, थोड़ा सा इनिंग को अपना बड़ा करें। तो मेरे पास चूंकि सारे यंग प्लेयर थे मेरे पास, तो सबको मैं देखना चाहता था कि किस तरह के पोटेंशियल है, और सबको अपॉर्चुनिटी मैंने दी ताकि इनका पता चल सके कि ये किस लेवल पे आगे जा सकते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लेयर प्रोफाइल भी बना रहा है, हर प्लेयर की एक प्रोफाइल बन रही है कि अगर कोई प्लेयर मेरे पास है, उसकी प्रोफाइल अगर मैंने और प्लेयर ने और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बनाई है, तो अब वो आगे किसी भी कोच के पास जाए तो प्रोफाइल उसके साथ कैरी हो, ताकि एक ही डायरेक्शन में उन पे काम हो सके कि उसके गुड एरियाज कौन से हैं, किन एरियाज पे काम हो रहा है, और क्या इसकी ग्रोथ है, क्या माइंडसेट उसकी परसेंटेज बनती है कि किस परसेंटेज पे वो खड़ा हुआ है, फिटनेस के हिसाब से, अपने विनिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से, अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, उसकी जो गुड स्किल्स हैं। होमवर्क दे दिया उन्हें कि अगले जितने पाकिस्तान महीने आप दोबारा आएंगे तो सारा होमवर्क दे के आए हैं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर ने एक प्रोफाइल बनाई है, ठीक है ना। उसके अलावा जो मैंने एक ऑफ सीजन प्रोग्राम बनाया अपना, जिसमें प्लेयर्स अपने तमाम एरियाज पे कंट्रोल हासिल करने की मैक्सिमम कोशिश करे। कोई बैट्समैन है तो बैटिंग में जितने भी वो शॉट्स खेलता है या वो शॉट्स खेलना चाहता है, उस पर वो कितना % कंट्रोल करके आए, ताकि वो मैक्सिमम अपने स्किल्स को डेवलप करे। और वो जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि वर्ल्ड चैंपियन की अगर हमने बनना है या हमने तमाम फॉर्मेट में अपनी टीम को टॉप पे लेके जाना है, तो यही वो जगह है जहां से प्लेयर डेवलप होकर आगे जाएंगे ताकि उनका काम आसान हो जाए। अब ऐसा ना हो कि पाकिस्तान टीम में जाके आप डेवलप हो, आपको डेवलप यहीं से होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात अगर है, आप हम बात यही कर रहे होते हैं कि उसके लिए जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी प्लेयर्स की, जब तक इनको ऑफ सीजन वर्क प्लान नहीं दिया जाएगा, इसी तरह स्पिनर हैं, इसी तरह बॉलर्स हैं, इसी तरह फील्डिंग के शोबे हैं, इसी तरह कीपर है, तो सबको एक प्रोग्राम के तहत 3-3 महीने के प्रोग्राम दिए हैं कि 3 महीने में इनकी क्या ग्रोथ हो रही, परसेंटेज कितनी जा रही है, वो सारी मॉनिटरिंग होगी। तो मैं समझता हूं कि अगर इस तरह भी एज ए कोच और एज ए प्लेयर दोनों मिलकर साथ काम करेंगे और एक दूसरे को, सीजन में भी आप ऑन टेलीफोन कोऑर्डिनेट करते रहेंगे, क्योंकि अब नहीं, हमारी कोशिश होगी हम कैंप्स लगाएं, हमारी कोशिश होगी इनके मैचेस खिलाएं, हमारी कोशिश होगी इनके वीक एरियाज पे और काम करें, और एज ए इनको ऐसा प्लेयर तैयार करें जो कि हम देख रहे हैं कि बाबर आजम एक हमारा ऐसा प्लेयर है जिस पे हम डिपेंड करते हैं तीनों फॉर्मेट में। तो हमारे जो डोमेस्टिक के बैट्समैन हैं या जो बॉलर हैं वो चैंपियन प्लेयर बन के तैयार हों, और उनको ये बताने की जरूरत ना पड़े कि उनका रोल क्या है। वो रोल खुद अपना, जब रस्से के अंदर जाएं तो अपना रोल खुद बखुद फाइंड करें कि मेरा ये रोल है, अब मुझे इस तरह डिलीवर करना है। तो चैंपियन माइंड प्लेयर बनाना है, चैंपियन माइंड सेट को सेट करने की कोशिश करें। हाई परफॉर्मेंस सेंटर की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? क्योंकि जो एक नया क्राइटेरिया है, जिस अंदाज से जो है वो, ठीक है टीमें कम हो गई, डिपार्टमेंट्स नहीं रहे, वो तो ज़ाहिर अब क्रिकेट बोर्ड के डोमेन है, या हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर क्या करेंगे इसमें, नदीम खान साहब बेचारे। लेकिन जो उन्होंने ये फॉर्मेट जो बना जाल बिछाया है जिस अंदाज से कि भाई, थोड़ा सा मैं इसमें तस्दीक कर दूं आपकी, नदीम खान डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर जरूर है, लेकिन जो उन्होंने टास्क दिया हुआ है वो सकलैन मुश्ताक हैं, वहाँ पर ग्रांट हैं, वहाँ उमर रशीद हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं, मोहम्मद जाहिद हैं, अतीकुज़्ज़मा हैं, ये वो कोर लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं,
कोचेस की भी, प्लेयर्स की भी, और ट्रेनर्स की भी, एनालिस्ट की भी, फिजियो की भी, तमाम की असेसमेंट हो रही है। और तमाम ये लोग हैं जो कोर लोग हैं जो ये तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं और ये फिर एवेल्यूएट करेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छे लेवल पे काम हो रहा है, हर किसी का अपना अपना रोल है। मोहम्मद यूसुफ ने कई मीटिंग्स की है टीम के साथ, मोहम्मद जाहिद ने, उमर रशीद ने, ग्रांट मुसलसल तमाम टीमों के साथ इंडिविजुअली, तमाम कोई इंडिविजुअली मीटिंग कर चुके हैं और एक पाथवे बना रहे हैं कि किस तरह प्लेयर जो है इम्प्रूव करेगा, उसकी ग्रोथ किस तरह होगी और किस तरह उसकी मॉनिटरिंग होगी। तो वो सारा उस पर काम हो रहा है। मॉनिटरिंग, ये राशिद भाई मॉनिटरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इधर सीजन खत्म हुआ भूल जाते हैं, हमारे तो हेड कोच ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं छुट्टियों। बिल्कुल, आप ये देखते हैं जब हुआ करते थे बॉलिंग कोच, पेड हेड कोच हैं। हाँ, आप देखिए ना, आप कह रहे हैं छोड़ के आ रहे हैं वहां से एक टेस्ट मैच। भाई अब नेशनल ड्यूटी पे 7 महीने नहीं मिले तो आप ऐसा कोई बिल्कुल, ये बहुत कहने का मकसद है भाई। देखे ना, बहुत सारे लोगों के बच्चे किसी के इंग्लैंड में आज तक नहीं जा सके हैं वो लोग, ये तो चेयरमैन और इनको कोरोना की वजह से। तो फिर कहने का मकसद है आप एक हफ्ते आपकी फैमिली भी रुक सकती थी, आप ये टेस्ट मैच कवर करके आए थे। खैर, पता चलता है कि इनका कितना इंटरेस्ट है, इनका इंटरेस्ट भी पता चलता है और इनमें कितना इंटरेस्ट है अथॉरिटीज का वो भी पता चलता है कि वो कुछ भी करें, आप हमारे ब्लू आइड बॉयज ही हैं। ये क्या कर रहे हैं भाई? अभी ये जो नदीम खान ने जो सिस्टम बिछाया, देखें अगर जिस तरह अभी गुलाम अली साहब ने एक एहसास अपने अंदर, कल ख़त्म हुआ है इनका इवेंट और 6 महीने का 7 महीने का प्लान है कि मैं मैचेस भी कराऊंगा, मैं इन खिलाड़ियों को लेके भी चलूंगा। फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जिस तरह सकलैन हो गए, यूसुफ हो गए, बड़े नाम हमें इसमें जो है वो दिखाई दे रहे हैं, जाहिद दिखाई दे रहे हैं, और ये जाके खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और फिर रिपोर्ट जाती है ऊपर नदीम खान साहब को, फिर वो उससे ऊपर रिपोर्ट करते हैं अपने क्रिकेट बोर्ड को। तो ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर को डिज़ाइन किया गया है, काम नज़र आ रहा है। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नदीम खान और ये मोहम्मद यूसुफ और ये सकलैन मुश्ताक, ये माशाल्लाह वर्ल्ड क्लास प्लेयर रह चुके हैं। तो और इनको चाहिए कि और इसको आगे लेकर चलें, जैसे गुलाम अली ने बताया कि पूरा स्पेसिफाई किया उन्होंने हर एक एरिया को। मगर अभी मेरा सवाल ये है कि प्रेजेंट ये 3-4 साल में आप क्या होगा, जो परफॉर्मेंस चल रही है पाकिस्तान की, पाकिस्तान से बाहर न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अभी ऑस्ट्रेलिया का भी इंशाल्लाह। नहीं तो ये क्रिकेट बोर्ड रह जाएगा तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी खत्म हो जाएगा। हाँ, तमाम चीजें अपनी जगह पे आ जाएंगी। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। सिस्टम को थोड़ा सा तवील करना चाहिए। अगर एक सिस्टम आपने बनाया है तो उसको आप कम से कम देखें तो सही। हमारे यहाँ पे हर साल डोमेस्टिक क्रिकेट चेंज होती है, हर साल हम कोई ना कोई तब्दीली ले आते हैं। अगर इस सिस्टम को बनाया है, इन ठीक है आप कोचेस की असेसमेंट्स करें, आप प्लेयर्स की असेसमेंट्स करें, लेकिन सिस्टम को ना छेड़ें। कोचेस बदल सकते हैं, प्लेयर्स बदल सकते हैं, लेकिन सिस्टम अगर आप छेड़ेंगे तो फिर खिलाड़ी को नए सिरे से, कोचेस को नए सिरे से, या जितने स्टेक होल्डर्स इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं उन सबको एक नए सिरे से एफर्ट करनी पड़ जाती है। तो इस चीज़ को ज़रूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान के आला हुकाम को, कि ठीक है हमारे यहाँ तो रातों रात पता नहीं चलता क्रिकेट बोर्ड बदल गया, यहाँ पे हैं कौन से एहसान मानी साहब, वसीम खान साहब, वो तो रहते ही इंग्लैंड में, वहाँ से क्रिकेट बोर्ड चलाने तो वहीं बैठ जाएंगे। अगर चेंज हो गया तो मसला कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर चेंज हो जाता है, नए लोग आ जाते हैं, तो उनको कम से कम थोड़ा सा इसको कंटिन्यू जरूर करना चाहिए। असल चीज़ पता है क्या है, देखिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें यहाँ पे 10 साल काम करना है, 5 साल काम करना है, ये नहीं सोचने की जरूरत है। हमें ये सोचना है कि हमें जितने अरसे के लिए काम दिया गया है हम इसको पूरी अच्छे तरीके से और मेहनत से, ईमानदारी से काम करें। बाकी आपने रहना नहीं रहना ये तो आगे की बात है। हर किसी ने एक जगह एक कुर्सी पर तो नहीं बैठना है ना। आज अगर मैं कोच बनाऊँ तो कल हो सकता ना हूँ। तो लेकिन जो हमें काम दिया गया, टास्क दिया गया है, जो हमारा विजन है, हम उस विजन पे एटलीस्ट काम करेंगे ना तो उसके नतीजे आएंगे। इंतजामात कैसे थे गुलाम अली साहब? सुना है क्वारंटाइन बड़ा खराब था, खिलाड़ी निकल जाते थे बाहर, लिफ्ट भी आपकी एक ही होती थी, कॉफी शॉप में भी चले जाते थे। तो ये क्वारंटाइन कैसा क्वारंटाइन था? यहाँ से जब न्यूजीलैंड गए तो खिलाड़ियों के टेस्ट पॉजिटिव आ गए। नसीम देखें, बात यह है कि एक सीरीज का होना 2 टीमों के दरमियान और 12 टीमों का टूर्नामेंट होना और बेबहा पैसा जो है अपने प्लेयर्स पे स्पेंड करना, मैं समझता हूँ। और इसको अब तक अगर देखें, एक टूर्नामेंट आपका 19 खत्म हो गया, सेकंड 11 का टूर्नामेंट खत्म हो गया, फर्स्ट 11 के अब आखिरी मैच चल रहा है। इतने मुतमईन नहीं थे, 1 अरब रुपया खर्च किया था इसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इतने मुतमईन नहीं थे जितने मुतमईन अब इस साल दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल कोविड का ऐसा मसला नहीं था। इस दफ़ा आपको पता है कि दुनिया में क्रिकेट बंद पड़ी हुई थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नारा था कि हर हाल में क्रिकेट, और उसको यकीनी बनाया। और आपको पता है कि
5 स्टार्स होटल में स्टे करना, लोगों का अच्छा खाना पीना, अच्छा रहन सहन, पूरी वो चीज़ें प्रोवाइड की गई जो इंटरनेशनल टीम्स को प्रोवाइड की जाती हैं, और टूर्नामेंट को यकीनी बनाना कि ये मुकम्मल हो और अच्छे तरीके से हो। अब रही बात कि अगर आप चीज़ें निकालने पे जाएंगे, कमियां तो बहुत सारी रह जाती हैं, आप कितना भी अच्छा काम करें। असल चीज़ ये देखने की जरूरत है कितने अच्छे काम हुए और कितने ख़राब काम हुए। अगर परसेंटेज खराब काम कौन कौन से थे? नहीं, आप जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप देखते हैं, कुछ तो नजर आए होंगे खराब काम, ठीक है, इसको बेहतर करना चाहिए, कोई राय तो देंगे। देखिए मैं क्रिकेट बोर्ड में अगर बात करता हूं कि अगर मैं 6 टीमें हमारे साथ सेकंड 11 ठहरी हुई थी, तो हमें मुसलसल ईमेल्स और मैसेज आते थे कि प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखना है, SOPs का ख्याल रखना है कोविड का, ठीक है ना, कि आपने मास्क लगाना है, आपने किसी से मिलना नहीं है, अगर मिलना है फॉर टाइम बिंग तो आपने एक डिस्टेंस रखना है, उसको मेंटेन रखना है, अपने रूम्स में से ज़्यादा अपने ऑक्यूपाई रहना है, गैर ज़रूरी आपको घूमने फिरने की जो है कोशिश नहीं है, या कॉफ़ी शॉप वगैरह है वहाँ बैठने की आदत थी। उसके बावजूद कुछ शिकायतें गई हैं, लेकिन उसका अजाला फौरी तौर पे हुआ है। आपसे भी कोई भी चीज़ें ढकी छुपी नहीं होंगी, लेकिन सारी चीज़ें गुलाम अली साहब, लेकिन एक जगह रह के आपको पता है कि हर किसी का एक अपना अपना टेम्परामेंट होता है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े पैमाने पे वायलेशन हुई होगी, ऐसा नहीं था, कहीं ना कहीं हुई होगी। समझ रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे सवाल वो नदीम खान से ही बनते हैं, तो वो उन्हीं से ही पूछेंगे। हम अभी प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच गुलाम अली साहब, एक मरतबा फिर आपकी कारकर्दगी अप्रिसिएशन है कि आपने सोमाली जफर इकबाल और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरीके से KPK के जो हेड कोच है अब्दुल रज़ाक, उनके लिए भी तालियां, उनकी टीम ऑलरेडी फाइनल में आ गई, बड़ा अचीवमेंट है, T20 भी जीते वो। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल राउंड इस वक्त जारी है और फाइनल में पहुंच चुकी है अब्दुल रज़ाक की टीम। T20 इवेंट भी जीता और ऑलरेडी वो मेन इवेंट के फाइनल में पहुंच चुके हैं। 3 टीमें इस वक्त लाइनअप में दिखाई दे रही हैं, दोनों पंजाब की टीमें, सेंट्रल और जनूबी पंजाब, और उसके साथ साथ नॉर्दर्न की टीम, जिनके हेड कोच मोहम्मद वसीम है, जो अब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बन गए। तो फिर देखते हैं कि किस तरीके की परफॉर्मेंस होती है इस आखिरी राउंड में। नसीम राजपूत यहाँ इजाज़त चाहेगा। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। गुलाम अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का। इजाज़त लेने से पहले बस इतना कहेंगे, पाकिस्तान के बैट्समैनों थोड़ा सीखो, विलियमसन के अंदाज से खेल रहे थे, टेलर के अंदाज से खेल रहे थे, स्टे करना है, स्टे भी करना है, और जहां लूज बॉल मिले आपने रन स्कोर करने हैं, ये भी आपने ज़हन में शॉट नहीं मारना है। ये तमाम की तमाम चीज़ों को देखना होगा। गलत शॉट नहीं मारना, राशिद भाई ने कह दिया गलत शॉट मारेंगे। अगर आप पसंदीदा हुए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकियों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। नसीम राजपूत यहाँ अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा। इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के